प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक दुबे केंद्रीय विद्यालय में सोशल साइंस का टीचर हूँ और हम क्लास 9 का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हो गया था, हम समझ गए थे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और क्या है ये। अब आइए हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहली बात चलते हैं कारण को समझने के लिए। तो देखिए, कोई बड़ी घटना जब इतिहास में होती है या कहीं पर भी, तो कोई एक कारण उसके पीछे काम नहीं करते हैं, बल्कि कई सारे कारण उसके पीछे काम करते हैं। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें सोशल कॉजेज भी थे, पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिकल भी थे, इंटेलेक्चुअल मतलब कुछ बौद्धिक कारण थे, कुछ विद्वान लोगों का भी उसमें योगदान था, और फिर कुछ इमीडिएट कारण थे, तात्कालिक घटनाएं। मतलब कहते हैं ना कि वो कौन सी बात है जिसमें चिंगारी का काम किया और आग लग गई। तो आइए एक एक करके इन कारण को हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा पार्ट होगा, फिर भी हमें समझना है। देखिए, सोशल कॉजेज में हम देखते हैं तो फ्रेंच सोसाइटी जो उस समय थी वो देखिए कैसे पार्ट में डिवाइड थी। किंग लुइस और उनकी रानी मैरी थी जो सबसे ऊपर आते थे। अब देखिए, सोसाइटी में 3 पार्ट में सोसाइटी उस समय डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट में क्लर्की लोग आते थे, चर्च हो गए, पादरी हो गए। सेकेंड स्टेट्स नोबिलिटी का होता था, मतलब जो राजा के दरबार के दरबारी लोग, नोबल लोग होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स लोग। और जो थर्ड स्टेट्स होता था उसमें आर्टिसंस, मर्चेंट्स और सिटी वर्कर्स, पीजेंट्स, बेगर्स, ये सारे लोग, मतलब अबाउट 90% लोग थर्ड स्टेट्स में आते थे। एवरीवन इज, जिसे आप जान सकते हैं, हम सब आम जनता थर्ड स्टेट के थे, और केवल नोबिलिटी सेकंड स्टेट में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े और राजा के काम करते थे, कोर्ट के लोग होते थे। और फर्स्ट स्टेट में केवल पादरी लोग आते थे, चर्च के लोग आते थे। तो इस तरीके से सोसाइटी डिवाइड थी। तो भाई चलो ठीक है, डिवाइड थी, क्या दिक्कत होती है? तो दिक्कत थी, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग आदमी और 2 लोगों को अपने पीठ पर लादे है, झुका हुआ चल रहा है। मतलब कि सारा बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर था। तो ये उस समय फ्रांस में क्या था, एक फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल मतलब सामंतवादी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग टैक्स लेने के लिए राजा लैंडलॉर्ड्स को बना देता है, जमींदार को, और वो सबसे टैक्स लेते हैं। तो और इनके ऊपर कौन था? बर्बन मोनार्क था। कौन? लुइस 16 था। तो इसमें क्या था कि ये सोसाइटियां 3 पार्ट में डिवाइड थी और इन इक्वलिटी से भरी थी। ऐसा नहीं था केवल डिवाइड कर दिया गया था। क्यों भैया? क्योंकि जितने प्रिविलेजेस, जितने सुख के साधन थे, ऐशो आराम की चीजें थी, वो केवल 2 लोगों के पास थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। लेकिन जो टैक्स का पूरा बोझ था, जितना काम करना पड़ता था, वो सारा बर्डन किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के ऊपर था। मतलब थर्ड स्टेट के लोगों की लाइफ बहुत ही बेकार थी, गरीबी का दुखमरी भरा जीवन था, कष्टों से भरा था, दिन रात काम करना था और टैक्स देना था। ना उनके पास मनोरंजन के साधन रहते थे, ना कहीं वो आराम से जी सकते थे। राजा अपने महल में दूर रहता था, उनको उनसे मतलब नहीं था। नोबिलिटी सेकंड स्टेट वाले पूरा आनंद लेते थे, उनसे खूब अत्याचार करके टैक्स वसूल करते थे। टैक्स की बात आ गई तो आपको बताऊं कि मेनली 2 तरह के टैक्स होते थे, टाइथेस और टेल। ये 2 तरह के टैक्स होते थे। पहला ये चर्च का टैक्स होता था, जो किसान जितना उत्पन्न करते थे उनसे 1/10, 1/10 भाग ले लिया जाता था। और दूसरा टैक्स जो था वो डायरेक्ट इम्पोज करता था स्टेट और उनसे किसानों से वसूलता था। तो इस तरह हम क्या समझ गए? इस तरह हम ये समझ गए कि जो पूरा टैक्स का बर्डन था, जीवन का कष्ट था, वो केवल थर्ड स्टेट के आम जनता के ऊपर था, और जो लाइफ आराम से कट रही थी वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो ये बताइए, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के लिए आपके मन में, हृदय में एक गुस्सा आएगा ना? तो एक तरह से एक कॉज, कारण ये बना। अब देखिए, हम पॉलिटिकल रूप में नजर डालते हैं तो जो फ्रांस का राजतंत्र का सिस्टम था वो डिवाइन राइट्स पर बेस्ड था। डिवाइन राइट का क्या मतलब? कि राजा देवता का अंश होता है, देवता जिसे चाहते हैं उसे राजा बनाते हैं, और राजा को भगवान की तरह मानना चाहिए। वो काम करे ना करे, आपकी चिंता करे ना करे, बस देवता की तरह मानो। अब जो लुइस 16 साहब थे, आपने देखा ही कि कितने शानदार महल में रहते थे, वर्साई के महल में बढ़िया रहते थे, रॉयल पैलेस में, और इनकी क्या बेहतरीन कंडीशन थी।
और सबसे दिक्कत बात कि ये बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे और दूसरे मामलों में मतलब जनता के थर्ड स्टेट के मामलों में उनके सुख दुख, अमीरी गरीबी, यहाँ तक कि उनका जो फसल की बर्बादी थी या मौसम था या नहरें थी या कुछ पैसा देना, कोई चिंता नहीं थी। और इसके अलावा जब राजा को चिंता नहीं है तो जो पूरा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? करप्ट था, भ्रष्ट था। यहाँ भी कारण देखिए साफ हो जा रहा है। अब इकोनॉमिक रूप से देखिए आर्थिक रूप से क्या समस्याएं उसमें फ्रांस की सोसाइटी में थी, जिसके कारण फ्रांस के लोग नाराज हुए और विद्रोह या क्रांति करने पर उतारू हो गए। तो फ्रांस की इकोनॉमी पहले से ही बर्बाद हो रही थी उस समय। क्यों? क्योंकि वह कंटिन्यू किसमें इन्वॉल्व था? युद्धों में, वॉर्स में, युद्ध में, बैटल्स में लगातार है। अब कोई देश लगातार युद्ध करेगा, सेनाएं आएंगी जाएंगी तो युद्ध का खर्चा, जबरदस्ती सेनाओं में लोगों को भरो, लोग मर रहे हैं, महामारियां आएंगी। इसके अलावा सेना जिस रास्ते से जाएगी वहां की फसल बर्बाद हो जाएगी, किसानों को उसकी बर्बादी, और राजा ऐसा है कि भरपाई तो करेगा नहीं, तो युद्ध में रहेगा तो नुकसान होता ही है। इसके अलावा लुई 16 साहब जो थे उनका जो खजाना था वो खाली खजाना उनको मिला था, क्योंकि इनके सारे पुराने राजा ऐसे ही थे, ऐश करने वाले, मस्त, कोई काम नहीं करना भैया। तो इनका खजाना भी खाली था। ये भी इनका दुश्मन था। कौन था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से बदला लेने के लिए अमेरिका में 13 कॉलोनी को फ्री करा रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे। अपने यहाँ इनको इकोनॉमिक चिंता नहीं थी, अमेरिका में जाकर के पैसा बर्बाद कर रहे थे युद्धों में। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ऐसी कंडीशन में राजा को पैसा चाहिए रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, युद्धों के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स देगा कौन? ना तो फर्स्ट स्टेट देगा, ना सेकंड देगा कौन? थर्ड स्टेट। वो जो इतना गरीब है कि वो खा नहीं सकता है, वही टैक्स चुकाएगा। और जो खा सकता है, जो बड़े बड़े महलों में रह रहा है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको टैक्स नहीं देना है। हंसी की बात तो ये थी। तो इन चीजों से वहां की जनता एकदम दुखी थी, परेशान थी। लोग स्ट्रगल कर रहे थे सरवाइव करने के लिए। कैसे कर रहे थे? आप देखते हैं 1750 टू 1789 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 से 28 मिलियन हो गई, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब जब लोग बढ़ेंगे तो आप जानते हैं जो ग्रेन्स की, अनाज की डिमांड हो बढ़ जाएगी भाई, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब आपके अनाज ज्यादा पैदा हो नहीं रहा है, आप किसानों पर, खेती पर, बिजनेस पर, किसी पर ध्यान दे नहीं रहे हो, तो क्या होगा? चीजें घटती जाएंगी। जब डिमांड बढ़ती है, चीजें घटती हैं, तो दाम क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो दाम बढ़ने लगे, यहाँ तक कि रोटियों के दाम इतने महंगे हो गए कि लोग अब खाएं तो क्या खाएं, मरने की कंडीशन आ गई थी। हर जगह क्राइसिस हो गई थी। बेसिक लाइफ, बिल्कुल जो आम जीवन था कि बस खाना चाहिए, वो भी अब खतरे में आ गया था। लोगों को वो भी नसीब नहीं हो रहा था। तो जनता बस जीने के लिए किस तरीके से झगड़ रही थी, मतलब लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी। उसको चाहिए था एक मौका कि कुछ तरीका है और वो क्या करे? विद्रोह करके सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करे, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहां पर ऐसे गरीब थर्ड स्टेट के लोगों को भी जीने के, रहने के और खाने की चीजें मिल सके। अब ये आएगा कैसे? तो देखिए कुछ मिडिल क्लास का इसमें भी राइज होता है। अब मिडिल क्लास यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं लगभग वही मिडिल क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास के साथ ये है कि जो लोअर क्लास है वो तो बहुत छोटे जगह में रह लेगा, रोटी खाकर भी गुजारा कर लेगा और वो सपने भी नहीं देखेगा। रिक्शा वाला बढ़िया रिक्शा चलाता है, शाम को ठाठ से सो जाता है, उसको अच्छी नींद आती है। जो बड़ा आदमी है अपर क्लास, उसको कितना महंगा होगा कितना सस्ता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो चूंकि बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसको सब पता होता है। अब एबिलिटी अंदर है तो आप बहुत छोटा काम भी नहीं करना चाहेंगे और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि आप बड़ा काम कर सकें, तो इनका दिमाग चला। अब इनमें ऐसे कौन से थे? जैसे देखिए पॉलिटिकल थिंकर जैसे रूसो थे, वोल्टेयर थे, जॉन लॉक थे। इन लोगों ने अध्ययन किया और बताया लोगों को स्पीच के थ्रू, पंपलेट्स के थ्रू कि फ्रेंच गवर्नमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना खराब है, और ये भी बताया कि जितना राइट्स है उतना ड्यूटीज भी गवर्नमेंट की होती है। लोगों को बताया कि आपकी ड्यूटी भी है, और जनता को समझाया कि हमारी ड्यूटी है टैक्स पे करना, लेकिन हमारे राइट्स भी है भैया। आज देखिए आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, जीने के, रहने के, खाने के, आने के, जाने के।
तो ये राइट्स की बात उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फ्रेंच सोसाइटी में उठने लगी। और इसका काम किसने किया? जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे आए। यही है इंटेलेक्चुअल क्लास कॉजेस। कभी कभी ऐसे पूछेगा, कभी कभी मिडिल क्लास के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन लोगों ने क्राउन के अगेंस्ट, नोबल्स के अगेंस्ट, क्लर्की के अगेंस्ट लोगों को बताया और बताया कि आप जनता हैं, आपके अधिकार हैं, और ये लोग अपने अधिकार का यूज तो करें लेकिन अपने कर्तव्यों का, राइट ड्यूटीज का नहीं निर्वहन कर रहे हैं। और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन आप को अधिकार नहीं मिले हैं, तो आपको अधिकार लेने के लिए कुछ करना होगा। इसी को हम कहते हैं द इनलाइटमेंट डेज, मतलब कि जब रोशनी प्रकाश का सुधार का समय आया। तो न्यू आइडिया अबाउट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक थी जॉन रूसो की। इसी बुक ने तहलका मचा दिया था। इसी बुक के आने के बाद फ्रांस में आग जैसे लग जाती लोगों के दिमाग में। लोग समझते हैं कि अरे इतने हमारे राइट्स हैं, राजा कितना खराब हमारे साथ कर रहा है, पूरा एक व्यू उन्होंने दे दिया था। तो इस तरीके से सोसाइटी चेंज होने लगी। अब ये आपके सामने कुछ है, जॉन लॉक देख लीजिए, इनकी बुक्स द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद मोंटेस्क्यू की बुक आती है द स्पिरिट ऑफ लॉज, और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक का नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी बुक्स आती हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या बात हुई जिसने आग में चिंगारी का काम किया, चिंगारी काम किया और आग लगी। तो हमने देखा कि सोसाइटी और आर्थिक और राजनीतिक रूप से कितनी परेशानियां थी। अब होता क्या है कि जो राजा होता है वो फोर्स्ड बाय फाइनेंशियल बैंकरप्सी, उसका दिवालियापन की कंडीशन आ गई। एकदम था कि अब राजा के पास में पैसा नहीं बचा है, अब वो क्या करे? तो एम्परर लुइस को तो भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके उन्होंने क्या किया, तुरंत स्टेट्स जो जनरल होते थे उनकी मीटिंग बुलाई। सबके होते हैं ना मंत्री लोग, सबको जितने मेंबर होते हैं, मीटिंग बुलाई गई। और ये डेट याद रखिएगा, 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई। और ये मीटिंग बुलाई, भाई मीटिंग तो लगभग कुछ समय पे, जैसे आपकी संसद कुछ समय पे बैठती है, पूरे देश से मेंबर का पार्लियामेंट लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं जनता के सुख दुख के बारे में। लेकिन इन्होंने 175 साल के बाद फ्रांस में ऐसी मीटिंग हुई थी। आप सोच सकते हैं कि वहां के राजा अपने पीपल को, थर्ड स्टेट्स को कितना महत्व देते होंगे। बिल्कुल भी नहीं। 175 साल के बाद ये मीटिंग होती है और यह तय होता है कि अब टैक्स को बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि राजा के पास पैसा नहीं है। तो ये टैक्स को बढ़ाना एकदम इम्पोर्टेंट हो गया था कि राजा के पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो जो जनरल स्टेट्स की मीटिंग की गई। अब जनरल स्टेट्स के आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सभी स्टेट्स के। वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए किंग के साथ और उसका सोल्यूशन पाने के लिए आते हैं, मीटिंग करते हैं। अब 175 साल के बाद आप मीटिंग कर रहे हो तो आप सीधे कह रहे हो कि टैक्स को बढ़ा देना है। और टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स पे कौन करेगा भैया? केवल थर्ड स्टेट्स के लोग, जिनके लिए खाने की चीजें नहीं है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्हीं से आप कह रहे हो कि और मुझे टैक्स चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें कुल टोटल 300 मेंबर आए थे इस मीटिंग में, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स, एंड 600 मेंबर आए थे किसके? थर्ड मेंबर के, थर्ड स्टेट्स के। और थर्ड स्टेट्स के मेंबर को पीछे खड़ा होना होता था। यहाँ भी इनइक्वलिटी थी। इसमें फीमेल और पीजेंट्स, किसानों को तो अलाउ ही नहीं किया गया था कि आप कौन है, नहीं आप लोग नहीं मेंबर होते हैं। अब क्या था कि 1 स्टेट इक्वल टू 1 वोट। अब भैया एक स्टेट को आप 1 वोट कर देंगे तो 2 स्टेट जो चाहेगी कर लेगी, थर्ड स्टेट तो रह जाएगा। लेकिन इस बार मामला गर्म हो गया। थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड किया कि 1 वोट फॉर एवरी डेलीगेट। अब यहाँ नंबर ज्यादा थे, मामला फंस सकता था। तो लेकिन क्या किया गया कि दोनों स्टेट्स के लोगों ने, फर्स्ट और सेकंड वालों ने इसको क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, जैसे होता था वैसे होगा, हम लोग एक वोट खाली होगा और मान ली जाएगी। इस पर थर्ड स्टेट्स के लोग बिगड़ गए कि बहुत हो गया, पानी हमारे सर के ऊपर आ गया है। और उन्होंने वॉकआउट किया, वहां से बाहर चले गए और विरोध शुरू हो गया। यही था दोस्तों क्या, इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके बाद रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक जो होता है वो कैसे होता है, कैसे रिवॉल्यूशन शुरू होता है, क्या क्या घटना उसमें होती है, हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो लेंथी चैप्टर है, पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको सूचना मिल जाए तुरंत। हम जल्दी ही मिलेंगे और खूब मस्ती से पढ़िए। धन्यवाद।